क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जो है हम ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके हैं, बट क्रोमोसोम में बीच में एक ही आता है ना, सेंट्रोमियर, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। सेंट्रोमियर को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये एक कंस्ट्रक्टेड रीजन होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, काइनेटोकोर असेंबल्ड हो जाते हैं आके, एंड सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से हेल्ड होते हैं। सो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से हेल्ड एंड सिस्टर क्रोमैटिड। ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, इसके यहाँ पे ये काइनेटोकोर आके अटैच हो जाता है। काइनेटोकोर बेसिकली क्या होते हैं? दे आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। काइनेटोकोर आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स, जहाँ से हमारे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो माइटोसिस, जब मियोसिस होता है, जो अटैच होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर है ना, यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है, तो इन काइनेटोकोर से ही होते हैं। तो ये काइनेटोकोर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, जो इस सेंट्रोमियर से क्या होता है, यहाँ पे असेंबल्ड होते हैं काइनेटोकोर। तो ये हमारी सेंट्रोमियर हो गई, जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। ये दो हमारी क्या हो गई? दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दिस इज द सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टेड रीजन। अगर आप इंटरफेस की बात करें, इंटरफेस में हमें क्रोमैटिन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्रोमैटिन मतलब वही कि पूरा एकदम फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता है, और ये जो शेप और साइज इसका वेरिएबल है, यानी कि चेंज होता रहता है। जैसे एस फेज में आएगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, है ना, जी नॉट फेज से एस फेज में आता है, फिर जी टू फेज, एम फेज में और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता चला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका साइज वेरिएबल होता है, ठीक है। और म्यूटेशन से तो 1% केसेस में ड्यू टू म्यूटेशन ये वेरिएबल होगा, बट नॉर्मली ये क्या होता है? शेप एंड साइज वेरिएबल होते हैं। कि जैसे क्रोमैटिन से क्या होता है, वो हमने पढ़ा था ना, 2 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर, देन वो कॉम्पैक्ट हो जाता है 300 नैनोमीटर में। पूरा जो स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का। और अगर आप हैप्लॉइड सेल देखते हो, हैप्लॉइड सेल वही है कि 23 नंबर होते हैं, 23 क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेल का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम सिर्फ एक हैप्लॉइड सेट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक सेट जो सिर्फ और सिर्फ या तो मदर से आए या फिर फादर से आए, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल को हम गैमेटिक नंबर, रिड्यूस्ड नंबर या हैप्लॉइड नंबर भी बोलते हैं। एंड डिप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं? जितनी भी हमारी सोमैटिक सेल्स होती हैं सब डिप्लॉइड ही होती हैं। गैमेटिक सेल्स जो होती हैं, गैमेट्स जो होते हैं, वो तो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि गैमेट्स के अंदर जो फीमेल से गैमेट आए उसके अंदर सारे क्या होंगे? फीमेल वाले क्रोमोसोम होंगे 23, है ना। ऐसे ही जो मेल से आए उसके अंदर मेल वाले होंगे 23, तब वो मिलके जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है। तो फिर हमारी सोमैटिक सेल बनने लगते हैं, उससे जो सारी कैसी होती है? डिप्लॉइड, यानी कि 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, एक मदर से आया एंड एक फादर से आया। 23 जो है वो मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाते हैं? 46 क्रोमोसोम एक डिप्लॉइड में, और दैट इज 23 पेयर होते हैं। तो इस तरीके से डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल में ये डिफरेंस होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है अलग अलग, जैसे एस्केरिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होते हैं, ग्रास हॉपर में 24 होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मंकी में होते हैं 42, एंड ह्यूमंस में कितने होते हैं? 46 होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। टीलोमियर के बारे में देखो, टीलोमियर्स क्या होते हैं ना, टीलोमियर जो होते हैं ये यहाँ पे कैप्स पे प्रेजेंट होता है, यानी कि एंड पे जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के यहाँ पे एंड पे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है। टीलोमियर का मतलब होता है कि वही जो क्रोमोसोम का एंड होता है ना, उसको हम बोलते हैं टीलोमियर। जैसे बीच का पार्ट को हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, ऐसे ही एंड को हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। सो टीलोमियर में यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड है ड्यूरिंग इवोल्यूशन, यानी कि उनमें बहुत कम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सिमिलैरिटी इन सिंपल सीक्वेंस रिपीट, मतलब वही है कि ये रिपीट्स होते हैं, शॉर्ट और टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं, 100 से 1000 रिपीट सीक्वेंसेस ऐसे प्रेजेंट होती हैं ये। एंड इसी को हम बोलते हैं कि टीलोमियर। ये क्या करते हैं? दे कैप्स द एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का जो एंड होता है ना, वहाँ पे कैप की तरह प्रेजेंट होते हैं, और ये टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं। ये जो बार बार रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करती है क्रोमोसोम की, प्लस यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो हम रेप्लिकेशन में देखेंगे यूकैरियोट्स में। सो दे एंश्योर कंप्लीट रेप्लिकेशन, ठीक है। और ये जो टीलोमियर होता है ना, इसका एक 3' ओवरहैंग रीजन होता है जो कि जी रिच होता है, यानी कि उसके अंदर जो होता है जी ग्वानिन जो होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जी रिच रीजन होता है, 3' ओवरहैंग होता है इन द टेलोमियर में ही, ठीक है। इसका भी अभी हम रोल देखते हैं। बेसिकली ये जो टेलोमियर्स होते हैं ना,
they are protected from nucleophilic attack by the action of group of 6 प्रोटीन। ये जो 6 प्रोटीन का ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं शेटरिन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पूरे टेलोमियर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, इसका जो ये 3' ओवरहैंग होता है, इसको जो ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं टेलोमियर के 3' ओवरहैंग रीजन को जो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक से, वो 6 प्रोटीन का ग्रुप होता है TRF1, TRF2, POT1, TPP1, TIN, RAP1। सो ये सारे 6 प्रोटीन का क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं शेटरिन कॉम्प्लेक्स। तो ये प्रोटेक्ट करके रखता है इसको। अब ये जो टेलोमियर के सीक्वेंस होते हैं ना, सिंपल सीक्वेंस रिपीट, ये देखो इनमें सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ होती है। जो होमोसेपियंस में टेलोमियर की सीक्वेंस होती है वो होती है TTAGGG। ठीक है, ये तो याद ही कर लेना, TTAGGG। अब इनमें सिमिलैरिटी भी होती है, देखो पैरामीशियम में देखोगे तो TTGGGG है, ट्राइपेनोसोमा में है, टैग से याद रख लो, ट्राइपेरोसोमा में तो TAG फिर GGG है, अरेबिडोप्सिस में होती है TTG एंड बीच में A, एंड होमोसेपियंस में होता है TTAGGG। मतलब सिमिलैरिटी तो है ना इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे एक ये 3' ओवरहैंग होता है जो कैसा होता है, G रिच होता है। तो टेलोमियर की सीक्वेंस में एक 3' ओवरहैंग देखने को मिलता है जो कि कैसा है, G रिच है। और ये पूरी टेलोमियर की हो गई कि हाँ भाई ये एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होता है, टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, 100 to 1000 रिपीट। एंड इनको प्रोटेक्ट करता है कौन, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, 6 प्रोटीन होते हैं, ये शेटरिन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। आप प्रोकैरियोट की बात करोगे उनके अंदर कोई टेलोमियर नहीं होता है। हमने देखा कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए हमारा ऐसे कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब हमने इसको ओपन किया और देखा पूरे डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हमारा होता है उसका जो एंड होता है ना, वहाँ पे इस तरीके से जो है एंड होता है। टेलोमेरिक एंड जो होता है वो साइज में इक्वल नहीं होता है, वहाँ पे हमें एक 3' ओवरहैंग देखने को मिलता है। यानी कि 3' वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा ओवर एक्सप्रेस, मतलब आगे ओवरहैंग ऐसे लटका हुआ रहता है, 3' ओवरहैंग। सो डीएनए जो है इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि न्यूक्लियस आके इसको डिग्रेड कर देंगे। और ये जो एंड वाली सीक्वेंसेस होती है ना, टेलोमेरिक सीक्वेंस जो होते हैं, ये सारी नॉन कोडिंग डीएनए होता है एट द एंड। यहाँ पे हमारा नॉन कोडिंग डीएनए देखने को मिलता है एट द एंड डीएनए में अगर हम बात करेंगे। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स में तो टेलोमियर होते ही नहीं है। एंड टेलोमियर डीएनए रिपीट में हमने देख लिया कि कैसे जो एंड होता है टेलोमियर का वो तो इक्वल ही नहीं है ना, एक एंड ओवरहैंग होता है। यानी कि 3' जो है वो ओवरहैंग होता है टेलोमियर में। देखो अब ये जो ओवरहैंग होता है 3' वो कैसे होता है, अब ये जो इतना है वो ओवरहैंग है उसका 3'। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा दिया हुआ है 5' से लेके 3' तक, ये क्या दिया हुआ है हमारा, टेलोमियर सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये रिपीट सीक्वेंस होता है, TTAGG TTAGG TTAGG, ये बार बार रिपीट होता रहता है, रिपीट सीक्वेंस होता है। एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है यहाँ पे होगा नेक्स्ट वाले डीएनए के स्ट्रैंड में। लेकिन ये इतना रीजन होता है ना 3' वाला, ये वाला रीजन क्या होता है, ये ओवरहैंग रीजन है। यहाँ पे टेलोमियर में ये एक ओवरहैंग रीजन होता है। इसको मोर सिंप्लीफाई अगर हम करके दिखाएं तो ये वाला जो स्ट्रैंड होता है 5' से लेके 3' तक, सो 3' यहाँ पे क्या होता है, ये ओवरहैंग रीजन होता है 3' पे। अब ये यहाँ पे जो है रोल आता है, ये जो हमने शेटरिन कॉम्प्लेक्स के जो प्रोटीन बनाए थे ना, TRF1 होता है एंड एक और प्रोटीन होता है TRF2। ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये इससे बाइंड करते हैं एंड इसका एक ऐसा लूप जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज न्यूक्लियस जो है इसको डिग्रेड कर देंगे आके। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन हेल्प करते हैं। तो ये जो 3' एंड होता है ना, ये इस तरीके का जो है ऐसा, ये इस तरीके से जो है ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है 3' एंड का। ये हम 3' का दिखा रहे हैं, ऐसा जो लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम टी लूप भी बोलते हैं या फिर टेलोमियर लूप बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टी लूप या टेलोमियर लूप बोलते हैं। और जो ये दूसरे वाला स्ट्रैंड होता है 3' to 5' वाला, ये जो होता है ये वाला स्ट्रैंड यहाँ से ये भी ऐसे इसके जो है अगेंस्ट यहाँ पे ऐसे लूप बना लेते हैं, क्योंकि 3' ओवरहैंग क्या हो गया, ऐसे लूप बना लिया है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये जो 3' ओवरहैंग रीजन है ना, ये रहा, ये वाला याद रखो, ये है 3' ओवरहैंग। तो एक तो ये टी लूप बना लेता है 3' और एक यहाँ पे आ जाता है ये वाला जो रीजन आता है ना, जहाँ पे हमारे
3 डीएनए आ रहे हैं, यानी कि 3 स्ट्रैंडेड डीएनए। एक तो ये लूप वाला आ रहा है जो लूप बना रहा है, एक जो वहां से जहां से लूप बना है, एंड एक जो दूसरा उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो वाला स्ट्रैंड। तो ये जो 3 स्ट्रैंडेड डीएनए होता है डिस्प्लेसमेंट लूप, ये यहाँ पे डी लूप भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना है कि ये जो 3 प्राइम वाला रीजन है ना, ये ऐसे लूप बना लेता है, घूम के यहाँ पे लूप बना लेता है। ठीक है, ये यहीं तक है। 5 प्राइम जो रीजन होता है ये यहीं तक होता है, एंड ये 3 प्राइम घूम के ऐसे लूप बना लेगा, तो ये भी फिर इसके साथ टर्न हो जाता है एंड हमारा टी लूप बन जाता है, एंड ऐसे यहाँ पे डी लूप बन जाएगा जहाँ पे हमारे ये 3 स्ट्रैंड आ जाते हैं, 3 स्ट्रैंडेड डीएनए, और जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लूप। तो ये एक मतलब टेलोमियर का स्ट्रक्चर होता है। इन केस ऑफ ह्यूमंस ऐसे लूप में प्रेजेंट होता है, टी लूप या टेलोमियर लूप प्रेजेंट होता है, और वो रिपीटेड सीक्वेंस होता है 3 प्राइम ओवरहैंग, जो कि क्या बना लेता है, टी लूप बना लेता है। एंड वो जब टी लूप बनाता है तो उस टाइम पे जो उसका पोर्शन है वो एक 3 स्ट्रैंडेड डीएनए डिस्प्लेसमेंट लूप भी फॉर्म कर देता है। सो टी लूप और डी लूप जो है ये हमें ह्यूमंस के टेलोमियर में देखने को मिलते हैं। और ये जो इसमें रोल होता है ना, इन वाले प्रोटीन्स का रोल होता है शेटरिन कॉम्प्लेक्स का। सो मैनी प्रोटीन्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं टी लूप पे एंड उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसमें एक और ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि जैसे ये हमारा हो गया नॉन कोडिंग टीलोमियर शॉर्टनिंग। हर एक सेल डिवीजन में जो हमारा टीलोमियर होता है ना वो छोटा होता चला जाता है इन एवरी सेल डिवीजन। तो ये लूप में हमें देखने को मिलता है, टीलोमियर शॉर्टनिंग हो जाती है इन एवरी सेल डिवीजन। हर एक सेल डिवीजन में देखो इसमें जो है ये इतना था, देन ये इतना हो गया टीलोमियर, देन ये इतना हो गया, यानी कि टीलोमियर शॉर्टनिंग हमें देखने को मिलती है। एंड जब जो सेल होती है अब वो और टीलोमियर लूज नहीं कर सकती तो सेल डिवाइड होना स्टॉप हो जाता है, जो कि सेनेसेंस आ जाता है। एंड हर एक सेल का एक पीरियड होता है कि एक टाइम तक वो डिवाइड करती हैं, फिर वो डिवीजन जो है स्टॉप हो जाता है। सो टीलोमियर शॉर्टनिंग जो है हर एक सेल डिवीजन में देखने को मिलता है। टीलोमियर का जो पोर्शन है वो छोटा होता चला जाता है एंड नॉर्मली हमने देखा है कि ये लूप भी बना लेता है, टी लूप एज वेल एज डी लूप फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इन प्रोटीन्स की हेल्प से। और ये जो होता है ना टी लूप और डी लूप, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द टीलोमियर एंड फ्रॉम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ब्रेक पॉइंट बाय द डीएनए रिपेयर सिस्टम। यानी कि डीएनए रिपेयर सिस्टम इसको एज अ ब्रेक पॉइंट नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता कि भाई इसको हमें जो है ब्रेक करना है या रिपेयर करना है। तो इसीलिए इस तरीके से जो है टीलोमियर जो है लूप बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इन कॉम्प्लेक्स की वजह से। शेटरिन कॉम्प्लेक्स और ये जो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं यही हेल्प करते हैं ये लूप फॉर्मेशन में। टी लूप एंड डी लूप यहीं पे ये प्रेजेंट होते हैं टी लूप में एंड इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। एंड टीलोमियर की शॉर्टनिंग होती रहती है हर एक सेल डिवीजन पे। ठीक है, टेलोमियर की शॉर्टनिंग होती रहती है, तो वो सेल जब पूरे उसमें टेलोमियर बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उसके बाद सारा टेलोमियर लॉस हो जाता है। उसके बाद जो सेल जो है वो अपोप्टोसिस में चली जाती है एंड दिस लेड टू द एजिंग। एजिंग का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि हमारी सेल डिवाइड होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो टेलोमियर है वो क्या हो जाता रहता है, शॉर्ट होता रहता है। सो इन सम स्पेसिफिक सेल वी कांट अफोर्ड लूजिंग टेलोमियर एवरी टाइम। तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें हमें मतलब टेलोमियर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, उन सेल को हम लूज नहीं कर सकते, जैसे हमारी जर्म सेल्स हो गई, स्टेम सेल्स हो गई, उन वाली सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंजाइम का यूज आता है जिसको हम बोलते हैं टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमेरेज एंजाइम जो होता है ये दो सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। एक तो इसके पास ये पूरा प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, किसके पास पूरा क्या होता है, प्रोटीन पार्ट, जिसको हम TERT भी बोलते हैं, टर्ड प्रोटीन पार्ट होता है। एंड उसके अंदर हमारे पास ये RNA होता है जो एज अ टेम्पलेट काम करता है टीलोमेयर के लिए। ये जो RNA होता है ना, देखो इसकी जो सीक्वेंस है AATCC, ये बिल्कुल जो टेलोमेरिक सीक्वेंस होती है, जो टेलोमेरिक सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है ह्यूमंस में, उसके बिल्कुल ये है ना TTAGGG, और ये हमारे पास है AATCC, उसके बिल्कुल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जो RNA होता है इस एंजाइम के अंदर, ये एज अ टेम्पलेट की तरह काम करता है टीलोमेयर के लिए, टू अटैच मोर न्यूक्लियोटाइड, ताकि उसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर सके। क्योंकि देखो कुछ सेल्स ऐसी होती है ना जिसमें हमें उसको सेल को लॉस नहीं करना है, उसमें हमें जो हमारा टीलोमेयर है हमें बार बार उसकी लेंथ को मेंटेन करना है। तो उसकी लेंथ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम एंजाइम पढ़ते हैं टीलोमेरेज, जो कि क्या करता है, एज अ टेम्पलेट की तरह काम करता है, उस टीलोमेयर पे ऐड हो जाता है, उसकी जो 3 प्राइम ओवरहैंग होता है वहां पे ये टीलोमेरेज आके ऐड हो जाता है, उसके एज अ टेम्पलेट काम करता है एंड उसकी लेंथ को मेंटेन करता रहता है। और ये जो प्रोटीन पार्ट होता है ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो कि RNA से क्या बनाता है, DNA बनाता है। सो ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ये बेसिकली RNA से DNA बनाता है। देखो जब यूकैरियोट्स की बात आती है ना, उनमें एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आती है, यानी कि रेप्लिकेशन के दौरान वो कंप्लीट नहीं हो पाता है रेप्लिकेशन, तो उस पॉइंट पे टीलोमेरेज एंजाइम जो होता है ना, इसका यूज़ आता है। ये एज अ टेम्पलेट काम करता है टीलोमियर्स के लिए। सो वहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम यूकैरियोट में सॉल्व कैसे होती है टीलोमेरेज से। तो अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ, ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन पार्ट एंड आरएनए जो एज अ टेम्पलेट काम करते हैं टीलोमेयर के लिए। एंड टीलोमेयर का शॉर्टनिंग होता रहता है हर एक सेल डिवीजन में, लेकिन टीलोमेरेज एंजाइम जो है टीलोमेयर की जो लेंथ है उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि कुछ सेल्स होती है जिसमें हमको चाहिए कि वो स्टॉप ना हो उनका डिवीजन, मतलब वो सेल्स जो है हम मेंटेन करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे हमें टेलोमेरेज का यूज़ होता है। बेसिकली जब आप कैंसर देखते हो ना, कैंसर वाली सेल्स में जो टेलोमेरेज एंजाइम होता है, ये भी तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स नॉन स्टॉपिंगली डिवाइड होती रहती हैं, तो उनमें टेलोमेरेज एंजाइम का बहुत यूज़ होता है। तभी तो वो सेल जो है डिवाइड होती रहती है, स्टॉप ही नहीं होती, क्योंकि टेलोमेरेज क्या करता है, उनकी जो टेलोमेयर की लेंथ है वो मेंटेन करता रहता है और सेल डिवाइड होती रहती है, क्योंकि सेल डिवीजन तभी स्टॉप होगा जब उसके टेलोमेयर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है।